हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं एडिटोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एडिटोरियल है इंग्लिश में पूरा। ठीक, ये एडिटोरियल है हिंदी में। किसी को इंग्लिश सीखनी हो तो फिर इंग्लिश पढ़े और उसकी वोकैब डायरेक्ट यहाँ पर जाकर देख ले। किसी को हिंदी सीखनी हो तो हिंदी पढ़े और यहाँ पे जाके इंग्लिश सीख ले। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इमिशंस इन इंडिया, भारत में औद्योगिक उत्सर्जन में कमी। उत्सर्जन क्या हो जाएगा, एमिशन। ठीक है, अपना पॉज करके अपने हिसाब से ट्रांसलेशन देख लेना। इंडियाज थर्मल पावर सेक्टर, भारत का ताप विद्युत क्षेत्र, ऐसे ही। ठीक है, इंडिया इंडियाज थर्मल पावर सेक्टर यानी कि भारत का, एपोस्ट्रोफियस लग रहा है, यानी कि ये किस लिए यूज़ होता है, का की, इसके लिए। अ मेजर कंट्रीब्यूटर to air pollution has long grappled with delays in enforcing emissions norms, with the latest extension for SO2 compliance pushing deadlines to December 2027। वायु प्रदूषण में प्रमुख योगदानकर्ता, योगदानकर्ता का मतलब क्या है, कंट्रीब्यूटर। भारत का ताप विद्युत क्षेत्र लंबे समय से उत्सर्जन मानदंडों यानी कि इमिशन नॉर्म्स को लागू करने में विलंब से जूझ रहा है। SO2 अनुपालन के लिए नवीनतम विस्तार ने समय सीमा को दिसंबर 2027 तक बढ़ा दिया है। हाउएवर, यानी कि हालांकि, beyond thermal power, industries such as steel, cement, and transportation also contribute significantly to emissions, exacerbating air quality concerns and climate changes. As India pursues economic growth, balancing industrial expansion with environmental responsibility is imperative। हालांकि थर्मल पावर से परे स्टील, सीमेंट और परिवहन जैसे उद्योग भी उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे वायु गुणवत्ता संबंधी चिंताएं और जलवायु चुनौतियां बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे भारत आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, पर्यावरणीय दायित्व के साथ औद्योगिक विस्तार को संतुलित करना अनिवार्य है। स्ट्रेंथनिंग यानी कि बढ़ावा देना, एक तरीके से दृढ़ मजबूत करना, पॉजिटिव टोन है ये। स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी enforcement, accelerating cleaner technologies and adopting a comprehensive emissions reduction strategy across sectors will be crucial in achieving sustainable development while safeguarding public health। नियामक प्रवर्तन को दृढ़ करना, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में तीव्रता लाना और सभी क्षेत्रों में व्यापक उत्सर्जन में कमी के लिए रणनीति का अंगीकरण सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हुए सतत विकास को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण होगा। What are the major emission intensive industries in India? भारत में प्रमुख उत्सर्जन गहन उद्योग कौन कौन से हैं। पहला, पावर जनरेशन, थर्मल पावर प्लांट्स। वैद्युत उत्पादन, जनरेशन यानी कि उत्पादन। ताप विद्युत संयंत्र यानी कि थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स यानी कि ताप विद्युत संयंत्र। इंडियाज पावर सेक्टर इज अ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर यानी कि कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान करना। India's power sector is largest contributor to greenhouse gas (GHG) emissions, primarily due to coal-based thermal plants, which contributes around 50% of the country's fuel-related CO2 emissions. Delay in implementing fuel gas desulfurization (FGD) technology and frequent extensions in SO2 emission norms further exacerbate pollution। फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन (FGD) तकनीक के क्रियान्वयन में विलंब और SO2 उत्सर्जन मानदंडों में लगातार विस्तार से प्रदूषण और अधिक बढ़ गया है। बढ़ गया है यानी कि एक्सटेंशन हो गया है। ठीक है, और क्या है इसमें कुछ देखने लायक, कुछ भी नहीं है। एडिशनली, inefficiencies in old power plants and high transmission losses lead to unnecessary emissions। इसके अतिरिक्त पुराने विद्युत संयंत्रों की अकुशलता और उच्च संचारण हानि के कारण अनावश्यक उत्सर्जन होता है। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लोहा और इस्पात उद्योग।
स्टील को हिंदी में क्या कहते हैं? इस्पात। इस तरीके से देख लेना अपना पॉज करके, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो। The steel sector is highly energy intensive, contributing significantly to CO2 emission and particulate matter pollution. इस्पात क्षेत्र अत्यधिक ऊर्जा गहन है जो CO2 उत्सर्जन और कणिका पदार्थ प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है. मोस्ट इंडियन स्टील प्रोडक्शन रिलाइज यानी कि निर्भर करना ऑन कोल बेस्ड ब्लास्ट फर्नेस एंड रादर देन क्लीनर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस इंक्रीजिंग इमिशंस. अधिकांश भारतीय इस्पात उत्पादन स्वच्छ विद्युत आर्क भट्टियों के बजाय कोयला आधारित ब्लास्ट भट्टियों पर निर्भर हैं, जिससे उत्सर्जन बढ़ जाता है. द ट्रांस हाँ यही है. द ट्रांजिशन टू ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड स्टील मेकिंग इज स्लो ड्यू टू हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर. उच्च लागत और सीमित हाइड्रोजन अवसंरचना के कारण हरित हरित हाइड्रोजन आधारित इस्पात निर्माण की ओर परिवर्तन धीमा है. ट्रांजिशन यानी कि किसी जगह से दूसरी जगह पर जाना या फिर चेंज होना, इस तरीके से, तो ये धीमा है परिवर्तन. इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट क्रूड सेक्टर प्रोड्यूसर emitting 242 million ton CO2 in 2022 metric ton empty metric ton. The steel scarp recycling policy 2021 aims to reduce emissions but significant gaps persist. भारत दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक है जिसने वर्ष 2022 में 242 मैट्रिक टन CO2 उत्सर्जित किया. स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग नीति 2021 का उद्देश्य उत्सर्जन को कम करना है, फिर भी महत्वपूर्ण अंतराल बने हुए हैं. Cement industry. Cement manufacturing is hard to abate sector due to its reliance on limestone calcination which directly emits CO2. सीमेंट उद्योग सीमेंट विनिर्माण एक हार्ड टू एबिट क्षेत्र है क्योंकि यह चूना पत्थर के कैल्सिनेशन पर निर्भर है जो सीधे CO2 उत्सर्जित करता है. द कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज अ मेजर इमिटर ड्यू टू सीमेंट एंड ब्रिक प्रोडक्शन along with diesel powdered machinery. Effort, Efforts to use blended cement, fly ash, or slag and alternative fuels have helped reduce emissions, but adaptation remains limited due to economic constraints. निर्माण क्षेत्र सीमेंट और ईंट उत्पादन के साथ साथ डीजल चलित मशीनरी के कारण प्रमुख उत्सर्जक है. मिश्रित सीमेंट, फ्लाई ऐश और स्लैग और वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करने के प्रयासों से उत्सर्जन को कम करने में मदद मिली है, लेकिन आर्थिक बाधाओं के कारण इसका अंगीकरण भी अभी सीमित है. Cement production is responsible for 7 to 8% of current global CO2 emissions and approximately 5.8% of CO2 emissions in India 2022. Oil and gas industry, refineries and petrochemicals. Refineries and petrochemicals plant are major source of methane leaks, CO2 and volatile organic compounds. Volatile क्या होता है? कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसे. रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल संयंत्र मीथेन लीक, CO2 और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों VOC के प्रमुख स्रोत हैं. भारत द्वारा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और शोधन क्षमता बढ़ाने के प्रयासों से उत्सर्जन में वृद्धि हुई है. अनुमान है कि भारत में तेल की मांग 2045 तक दोगुनी वृद्धि के साथ 11 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच जाएगी, जिससे उत्सर्जन संबंधी समस्याएं और भी गंभीर हो जाएंगी. इंडियाज पुश टू स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एंड increased refining capacity has amplified emissions. Oil demand in India is projected to register a 2x growth to reach 11 million barrels per day by 245, further exacerbating emissions issues. While biofuels and compressed biogas (CBG) projects under the S-Satat scheme aim to reduce dependency on crude oil, progress remains slow. यद्यपि सतत योजना के अंतर्गत जैव ईंधन और संपीड़ित बायोगैस CBG परियोजना का उद्देश्य कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना है, फिर भी प्रगति धीमी बनी हुई है. अब आ जाते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री. द फर्टिलाइजर सेक्टर इज अ मेजर इमिटर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस 300 times stronger than CO2. Excessive
Use of urea-based fertilizers not only depletes soil health but also contributes to emission from ammonia synthesis which relies on fossil fuel. Depletes मतलब समाप्त हो जाता है. Though the government has introduced nano urea to reduce uses, large scale adaptation is slow. उर्वरक उद्योग देख लेना. India's fertilizer sector emits approximately 0.58 tons of CO2 per ton of fertilizer produced, contributing to a total emissions footprint of around 25 million tons of CO2 in 2023. Aluminium and non-ferrous metal industry. Aluminium production is one of the most energy intensive industrial process due to its dependence on electricity and carbon anodes, leading to high CO2 emissions. The Indian aluminium industry emits 20.88 tons of CO2 per ton of aluminium. India's large bauxite reserves have fueled domestic productions, but most smelters still rely on coal-based powder. Through recycling aluminium could cut emissions. India's scrap recycling infrastructure is underdeveloped. Global demands for green aluminium is rising, but Indian producers lag in adapting clean energy sources. ठीक है. एल्यूमीनियम और गैर लोह धातु उद्योग. एल्यूमीनियम उत्पादन सबसे अधिक ऊर्जा गहन औद्योगिक प्रक्रियाओं में से एक है क्योंकि यह बिजली और कार्बन एनोड पर निर्भर है जिससे उच्च CO2 उत्सर्जन होता है. भारतीय एल्यूमीनियम उद्योग प्रति टन एल्यूमीनियम 20.88 टन CO2 उत्सर्जित करता है. भारत के विशाल बॉक्साइट रिजर्व ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया है लेकिन अधिकांश प्रगलक अभी भी कोयला आधारित बिजली पर निर्भर है. यद्यपि एल्यूमीनियम के पुनर्चक्रण से उत्सर्जन में कमी आ सकती है परंतु भारत में स्क्रैप पुनर्चक्रण की बुनियादी अवसंरचना विकसित है. हरित एल्यूमीनियम की वैश्विक मांग बढ़ रही है लेकिन भारतीय उत्पादक स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के अंगीकरण में पीछे हैं. अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट एंड ऑटोमेटिव इंडस्ट्री. अब मैं हिंदी में पढ़ाऊँ बताऊँगा खाली ऐसे टिक मार दूंगा तो नहीं आए तो अपने आप समझ लेना. द ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स एमिशंस आर रैपिडली यानी कि एकदम से इंक्रीजिंग ड्यू टू द राइज इन व्हीकल ओनरशिप फॉर फ्राइट मूवमेंट एंड एविएशन ग्रोथ. द एक्सपेंशन ऑफ हाईवेज एंड इंक्रीज्ड SUV. हाईवेज का बढ़ोतरी एक्सपेंशन विकास इंक्रीज्ड SUV सेल्स have further intensified fossil fuels dependency. According to Niti Aayog, the transport sector of India is third most greenhouse gas GHG emitting sector and road transport presently accounts for 12% of India's energy related CO2 emissions and is a key contributor to urban air pollution. Key policies for emission reduction in India extend producer responsibility, focus on waste management, Indian carbon markets, introduce emission trading, national hydrogen mission, encourage greenhouse hydrogen use, FAME II, support electric vehicle use in transport, renewable energy certificates, promotes clean energy adaptation, PAT scheme encourage energy efficiency in industry. What are the key barriers to industrial emissions reduction in India? Dependence on coal-based energy. India's industrial sector remains heavily reliant on coal for electricity and process heat, making emission reduction challenging. Many industries such as steel, cement, and aluminum require high temperature process where a coal remains the cheapest and the most accessible option. In November 2024, the government approved 36 new coal projects to meet rising energy demands, underscoring continued reliance on coal. High cost of clean High cost of clean technologies. The adaptation of carbon capture, green hydrogen, and energy efficient process is slow due to high capital investment. For instance यानी कि उदाहरण के लिए ग्रीन हाइड्रोजन कॉस्ट 350
to 400 per kg, making it unviable for large scale industrial use. 350 से 400 रुपये प्रति किलोग्राम है, जिससे ये बड़े पैमाने पर औद्योगिक उपयोग के लिए अव्यवहारिक है। अनविएबल यानी कि अव्यवहारिक। मैनी इंडस्ट्रीज स्पेशली MSMEs फाइंड द अपफ्रंट कॉस्ट प्रोहिबिटेड डेस्पाइट लॉन्ग टर्म्स एनर्जी सेविंग्स। कई उद्योग, मैनी इंडस्ट्रीज, विशेषकर MSME को दीर्घकालिक ऊर्जा बचत के बावजूद अधिक प्रारंभिक लागत लगाती हैं। Technologies such as fuel gas desulfurization (FGD) in thermal power plants and electrification in steel production remain underutilized due to financial constraints. तापविद्युत संयंत्रों में फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन और इस्पात उद्योग विद्युतीकरण जैसी प्रौद्योगिकियां वित्तीय बाधाओं के कारण कम उपयोग में लाई जाती हैं। ऑल्सो, इसके अलावा, while India has expanded its renewable energy capacity, grid integration issue, transmission bottlenecks, and lack of industrial scale storage hinder adaptation. Weak regulatory enforcement and frequent policy dilutions. Emission norms for industry often face deadline extensions, dilution, or inconsistent implementation. Industries take advantage of the regulatory loopholes and delays in compliance checks to avoid investing in cleaner technologies. Pollution Control Board often lack the capacity and resources to strictly monitor and penalize violation, leading to unchecked emission. कमजोर विनियामक प्रवर्तन और नीतियों के बार बार कमजोर पड़ना। उद्योग के लिए उत्सर्जन मानदंडों को प्राय समय सीमा विस्तार, कमजोर पड़ने या असंगत कार्यान्वयन का सामना करना पड़ता है, और उद्योग स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश से बचने के लिए विनियामक कमियां और अनुपालन जांच में विलंब का लाभ उठा लेते हैं। उसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्राय उल्लंघनों की सख्ती से निगरानी करने और दंडित करने की क्षमता और संसाधनों का अभाव होता है, जिसके परिणामस्वरूप अनियंत्रित उत्सर्जन हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, SO2 emissions compliance deadline extend 2027, delaying clean air benefits. Lack of financial incentives for decarbonization. Decarbonization के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का अभाव। वित्तीय प्रोत्साहन, financial incentives. While India has launched incentives like PAT, Perform, Achieve and Trade, and carbon trading markets, industries often lack sufficient financial support. Green financing options are limited and banks are reluctant to lend due to uncertainty in returns from clean investments. Carbon credit pricing remains low, offering minimal incentives for emission reductions. India's carbon credit market price is 300 to 600 per ton, too low to drive significant changes. Insufficiencies in industrial process. Many Indian industries still operate with outdated, inefficient machinery, increasing their energy consumption and emissions. The majority of thermal power plants in India were set up during the late 90s and have been facing the problems of declining efficiency. Retrofitting older plants is expensive and industries often prioritize production output over efficiencies improvement. औद्योगिक प्रक्रियाओं में अकुशलता, इनएफिशिएंसी। ठीक है, और क्या है? पुराने संयंत्रों का नवीकरणीय महंगा होता है। रिट्रोफिटिंग मतलब जो पुराने संयंत्र होते हैं उनका नवीकरण, दोबारा से बनाना एक तरीके से। वेस्ट हीट रिकवरी, कोजनरेशन एंड low carbon manufacturing techniques remains underutilized due to lack of awareness and technical expertise. Slow progress in circular economy and waste management, industrial waste recycling and reuse remain underdeveloped, increasing raw material demand and emissions. Many industries fail to adopt circular economy principles, leading to excessive resource extraction and waste generation. For instance, India generates approximately 4.4 million tons of hazardous waste annually, with only 71,800
133 tons classified as incredible, suitable for disposal by burning. चक्रीय अर्थव्यवस्था और अपशिष्ट प्रबंधन में धीमी प्रगति। औद्योगिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग अविकसित रह गया है, जिससे कच्चे माल की मांग और एवं उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है। कई उद्योग चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुकरण में विफल रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक संसाधन निष्कर्षण और अपशिष्ट उत्पादन होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लेते हैं। 4.4 मिलियन टन खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिससे केवल 71,833 टन को भस्म करनी है यानी कि भस्म करनी है मतलब दहन प्रक्रिया के तहत निपटान के लिए उपयुक्त श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। Incinerable. इंसिनरेबल मतलब भस्म करने वाली चीज जो होती है। ऑल्सो ओनली 21% ऑफ इंडियाज स्टील इज मेड फॉर फ्रॉम स्क्रैप। स्क्रैप मतलब एक तरीके से वो चीज जिसको भस्म करना है। स्क्रैप वो स्क्रैप मतलब कि जिसको कूड़ा कचरा बनाना है एक तरीके से। सोशियो इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ्स इन इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन। बैलेंसिंग Balancing economic growth, job creation, and emission reduction poses a significant challenges. Many emissions-intensive industries are major employment generators, making strict regulations politically sensitive. Without a just transition framework, the shift to cleaner industries may face strong resistance from workers and businesses. In terms of job, the study estimates यानी कि अनुमान लगाते हैं that 3.6 million people are either directly or indirectly employed in coal mining and power sectors, making transition difficult। यानी कि नौकरियों के संदर्भ में अध्ययन का अनुमान है 3.6 मिलियन लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोयला खनन और बिजली क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जिससे संक्रमण कठिन हो जाता है। What are the global best practices for emission reduction and sustainability? उत्सर्जन में कमी और संवहनीयता यानी कि सस्टेनेबिलिटी के लिए सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियां क्या हैं? रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन। विंड पावर जनरेटेड nearly 60% of Denmark's electricity. Germany's energy-winded policy has led to extensive adaptation of solar and wind power. नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण पवन ऊर्जा से डेनमार्क और लगभग 60% बिजली उत्पन्न होती है। जर्मनी की एनर्जी वेडेंट नीति के कारण सौर और पवन ऊर्जा को व्यापक रूप से अपनाया गया है। कार्बन प्राइसिंग एंड टैक्सेस। स्विट्जरलैंड एंड लिंकटेस्टिन currently live with the highest carbon tax rate on ICSO at $130.81 per ton of carbon emission। लिव यानी कि इसका मतलब हो जाएगा लगाना एक तरीके से। Levy. लारी। स्विट्जरलैंड और लिंकटेस्टिन वर्तमान में प्रति टन कार्बन उत्सर्जन पर 130.81 उच्चतम कार्बन दर लगाते हैं। ठीक है। Canada has implemented a federal carbon pricing system covering multiple industries. The European Union's emissions trading system (ETS) follows a cap and trade model to regulate carbon emissions. Sustainable transport. Norway has the highest electric vehicle penetration, with more than 80% of new cars being electric. China runs world's largest EV charging network with 1.8 million public charging stations. Energy efficiency and green buildings. Japan's top runner program sets efficiency standards for appliances.
Singapore's Green Building Master Plan aims for net zero emissions. Afforestation and carbon sinks. Costa Rica has restored over 50% of its forest cover through a Payment for Ecosystem Service (PES) program. वनरोपण और कार्बन सिंक, इसका क्या मतलब हो जाएगा? अफोरेस्टेशन, वनरोपण और कार्बन सिंक। कोस्टा रिका ने पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान कार्यक्रम के माध्यम से अपने वन क्षेत्र का 50% से अधिक पुनर्स्थापन कर लिया है। चाइना लीड्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट अफोरेस्टेशन इनिशिएटिव विद द ग्रेट ग्रीन वॉल। चाइना ग्रेट ग्रीन वॉल के साथ विश्व की सबसे बड़ी वनरोपण पहल का नेतृत्व कर रहा है। व्हाट मेजर्स यानी कि मापन कैन इंडिया इम्प्लीमेंट टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल इमिशंस एंड एक्सेलरेट एनर्जी ट्रांजिशन? स्ट्रेंथनिंग कार्बन प्राइसिंग एंड इमिशन ट्रेडिंग। इंडिया शुड इम्प्लीमेंट अ मैंडेटरी कार्बन प्राइसिंग mechanism with stringent cap and trade regulations to make emissions reduction financially viable. कार्बन मूल्य निर्धारण और उत्सर्जन व्यापार को मजबूत करना। भारत को उत्सर्जन में कमी को वित्तीय रूप से व्यवहार बनाने के लिए कड़े कैप एंड ट्रेड विनियमों के साथ एक अनिवार्य कार्बन मूल्य निर्धारण को लागू करना चाहिए। एक्सपेंडिंग यानी कि विस्तार द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम to cover more industries and integrating it with global markets will increase its effectiveness. इसके प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए इंटीग्रेट यानी कि जोड़ना, एक्सपेंड करना चाहिए। जोड़ना किसे चाहिए? ग्लोबल मार्केट से। Higher carbon pricing will push industries towards cleaner fuels, energy efficiency and carbon capture adaptation. The government must also impose strict penalties for non-compliance to deter industries for paying low fines instead of cutting emissions. Expanding green hydrogen and biofuel ecosystem. हरित हाइड्रोजन और जैव ईंधन पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार. Scaling up green hydrogen production through policy incentives and public-private partnerships can help decarbonize steel, cement and fertilizer sector. Steel fertilizer sectors simultaneously boosting biofuels and compressed biogas (CBG) under the Satat scheme will reduce reliance on fossil fuels in the transport and refining sectors. These clean alternatives must be backed up by low-cost financing to encourage industries to make the switch. Faster adaptation of circular economy in manufacturing. India must enforce strict extended producer responsibility (EPR) for industries like steel, cement, textiles, and e-waste, mandating a shift to recycled a secondary raw material. Promoting industrial symbiosis, where waste from one industry serves as raw material for another, can significantly cut emissions. Mandatory material recovery targets should be set under sustainability frameworks like JED, Zero Deficit, Zero Effect certification to encourage cleaner production. Additionally, creating recycled material marketplaces can improve supply chain efficiency and lower raw material demand. Decarbonizing thermal power plants through rapid FGD and CCS deployment. तीव्र FGD और CCS परियोजना के माध्यम से तापविद्युत संयंत्रों का decarbonization. India must enforce the long-delayed fuel gas desulfurization (FGD) installation in coal-fired power plants while accelerating carbon capture and storage (CCS) deployment. Setting up carbon utilization hubs where captured CO2 is repurposed for chemicals, synthetic fuels, and construction materials can enhance economic feasibility. Retrofitting old coal plants with supercritical technology will improve efficiency and reduce emissions per unit of power generated. In parallel, a gradual shift towards coal gasification and hybrid power plant models, coal plus renewables, should be incentivized. ग्रेजुअल का एग्जैक्ट मीनिंग अगर देखें तो क्या होगा? होगा इसका
एकाएक नहीं। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये। भारत को कार्बन कैप्चर और स्टोरेज सीसीएस परियोजना में तीव्रता लाते हुए कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में लंबे समय से विलंबित फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन एफजीडी स्थापना को लागू करना चाहिए। कार्बन उपयोग केंद्रों की स्थापना जहां एकत्रित CO2 को रसायनों, सिंथेटिक ईंधनों और निर्माण सामग्री के लिए पुनः उपयोग किया जा सके, आर्थिक व्यवहार्यता को बढ़ा सकती है। पुराने कोयला संयंत्रों को सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी से सुसज्जित करने में दक्षता में सुधार आएगा तथा उत्पादित बिजली की प्रति यूनिट उत्सर्जन में कमी आएगी। इसके समानांतर कोयला गैसीकरण और हाइब्रिड ऊर्जा मॉडल कोयला प्लस नवीकरणीय की ओर क्रमिक बदलाव को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। Strengthening industrial energy efficiency standards, expanding the perform, achieve, and trade (PAT) scheme to cover more energy-intensive industries with sector-specific efficiency benchmarks will ensure targeted improvements. Making energy conservation building code (ECBC) compliance mandatory for factories will promote the adaptation of waste heat recovery, cogeneration, and smart grid solutions. MSME should receive subsidized access to energy efficient machinery and digital monitoring tools under a scheme like Technology Upgradation Fund (TUF) to drive emission reduction at scale. औद्योगिक ऊर्जा दक्षता मानकों को सुदृढ़ बनाना, क्षेत्र विशिष्ट दक्षता मानदंडों के साथ अधिक ऊर्जा गहन उद्योगों को शामिल करने के लिए प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार PAT योजना का विस्तार करने से लक्षित सुधार सुनिश्चित होंगे। कारखानों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता का अनुपालन अनिवार्य बनाने से अवशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति, सह उत्पादन और स्मार्ट ग्रिड सॉल्यूशन को अपनाने का बढ़ावा मिलेगा। उत्सर्जन में बड़े पैमाने पर कमी लाने के लिए MSME को प्रौद्योगिकी उन्नयन विधि TUF जैसी योजनाओं के तहत ऊर्जा कुशल मशीनरी और डिजिटल निगरानी उपकरणों तक सब्सिडी वाली पहुंच मिलनी चाहिए। एक्सलरेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी एडेप्टेशन इन इंडस्ट्री, उद्योगों में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में तीव्रता लाना। एक्सलरेट यानी कि तीव्रता। Industries must be incentivized to shift to captive solar, wind, and hybrid renewable power solutions to reduce dependence on fossil fuels-based electricity. Expanding open access renewable energy policies will allow industries to buy power directly from green energy suppliers at lower tariffs. Faster battery storage deployment through viability gap funding will improve renewable power reliability for industrial use. Developing low carbon transport and green logistics. To decarbonize freight transport, industries must transition to electric and hydrogen powered trucks supported by an EV battery swapping ecosystem. Enhancing the dedicated freight corridor and promoting rail-based goods movement over road transport will cut emissions significantly. Expanding green shipping initiatives in major ports, and mandating zero-emission warehouses will further reduce supply chain emission. Linking rail electrification with industrial transport policies can ensure synchronized transition to clear logistics. Ensuring just transition for coal-dependent industries. निम्न कार्बन परिवहन और हरित लॉजिस्टिक का विकास। While moving towards low carbon in alternatives, India must implement a just transition framework to protect workers and communities reliant on coal mining, thermal power, and energy intensive industries. A national and grade reskilling and green job program can train workers in solar panel manufacturing, hydrogen fuel cell technology, and EV component production. Industrial zones should be repurposed into clean energy and sustainable manufacturing hubs, ensuring no region is left behind in energy transition. Strengthening waste to energy and industrial waste management, scaling up waste to energy plants, bio-CNG production, and industrial waste valorization will significantly cut methane and CO2 emission. Implementing zero landfill policies for large industries will push sectors like textiles, chemicals, and food processing to adopt closed loop production. Intensive incentivizing
इंटेंस प्रोत्साहन देना, incentivizing, इंसेंटिवाइजिंग प्रो प्रो कह रहा हूँ बायोडिग्रेडेबल alternatives and chemical recycling in plastic heavy industries will also contribute to lower emissions. Industries should be mandated to use certified green packaging to curb waste generation at the source. Conclusion यानी कि निर्भर वो निष्कर्ष कंक्लूजन इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर मस्ट अर्जेंटली यानी कि एकदम से जरूरत है जिस पर जाती है अर्जेंट बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विद एमिशन रिडक्शन टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अलाइनिंग विद द क्योटो प्रोटोकॉल principle of common but differentiated responsibilities CBDR. India must accelerate its transition while considering its development needs. Implementing these measures will also contribute to SDG 7 affordable and clean energy, SDG 9 industry innovation infrastructure and SDG 13 climate and action। और इसी के साथ एडिटोरियल हो जाता है समाप्त।